तो दोस्तों आज हो गया 30 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर के अलग अलग जोन में 42 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की है ताकि उनकी जगह मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाए और बिजली उत्पादन संयंत्रों तक कोयले की आपूर्ति जल्द से जल्द की जा सके। आपको बता दें कि देश भर के कई बिजली संयंत्रों के पास जरूरी 21 दिन से भी कम कोयला भंडार बचा हुआ है। कुछ जगहों पर तो एक दिन का ही कोल स्टॉक बचा है। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को हुई झड़प के मामले में शिवसेना से निष्कासित नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगला की ये गिरफ्तारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद हुई है। आपको बता दें कि पटियाला में शुक्रवार को दो समूहों के बीच झड़प हो गई और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। झड़प के कुछ घंटे बाद शिवसेना ने पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश सिंगला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देश में चल रहे कोयला संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी को नफरत का बुलडोजर रोककर देश के पावर प्लांट चलाने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को देश और उसमें रहने वाले लोगों की चिंता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बिजली संकट ने देश में तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने 20 अप्रैल को ही मोदी सरकार से कहा था कि उन्हें देश में नफरत का बुलडोजर छोड़कर पावर प्लांट शुरू करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के चुनावी कैंपेन में शामिल होने पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी बची है जिसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकता है। देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने और इनके उपयोग पर रोक लगाने की बात फालतू है। आपको बता दें कि पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में इन सब चीज़ों से हम लोग सहमत नहीं हैं। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिनको जो कहना है कहते रहें, हम इससे सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश के ही मंत्री जनक राम ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज़ में अजान पढ़े जाने पर रोक लगाने की बात कही थी। आपको बता दें कि जनक राम भाजपा कोटे से मंत्री हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे आई है। ममता सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यूक्रेन से लौटे सभी मेडिकल छात्र पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ममता सरकार ने कॉलेजों से ये भी कहा है कि यूक्रेन से लौटे छात्र अगर अलग अलग कोर्स करना चाहे तो उन्हें फीस में रियायत दी जाए। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को अलविदा की नमाज के बाद भावुक हो गए। हैदराबाद में भाषण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी रो पड़े। आपको बता दें कि ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में असदुद्दीन ओवैसी लोगों को संबोधित कर रहे थे। एमआईएम ने रमज़ान के आखिरी जुमा पर मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान का आयोजन किया था। शुरुआती तकरीर के बाद हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के फ़ोन आते हैं और वो बताते हैं कि उनको डर लगता है। बहुत वाक़यात हो रहे, मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जनवरी में और जनवरी से पहले जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उनका फॉर्म 6 किया जाता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर भी हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है।
तीसरी बात यह है कि मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि आप लोग किसी के ज़मीन के कंस्ट्रक्शन के मामलात में मत जाइए। 2 मजलिस के जिम्मेदारों को नोटिस दी गई थी, उनको बुलाकर उनसे बात की गई, उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया। क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है, मैंने जनाब पाशा कादरी साहब से कहा कि अगर वो अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे हैं, माफ़ीनामा लिख कर दे रहे हैं, तो उनको एक वार्निंग के साथ उनको कहा जाए कि दोबारा इस तरह की गलती मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक चीज़ का एक सब्र का पैमाना होता है, आप इन चीज़ों में मत जाइए। अवाम के लिए राहत बनिए, जहमत मत बनिए। बार बार मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ, इससे मजलिस का नाम मुतासिर होता है और मैं खामोश बैठकर मजलिस के नाम को मुतासिर होने नहीं दूंगा। तो ये आपसे कह रहा हूँ, ख़ास तौर से तमाम अराकीन असम्बली से, अराकीन बल्दिया से, सदुर मोतमदीन से और अपने आप से भी कह रहा हूँ, तो इसका ख़ास ख्याल रखिए, किसी भी तरीक़े से इन चीज़ों में मत जाइए। आपका काम आवाम को राहत पहुँचाना है, हमारा काम स्पीड ब्रेकर बन के किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। तीसरी बात यह है कि मैं अराकीन असम्बली से और अराकीन बल्दिया से ख़ास तौर से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने काम मंजूर होते हैं, मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से हमारा ये तरीक़ेकार रहा, ये उसूल रहा कि हर काम का इफ्तिताह होगा और इफ्तिताह का तरीक़ा ये होता है कि उस मुकामी सदुर मोतमदीन को लेकर वहाँ पर इफ्तिताह का पत्थर, जहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ होगा, वहाँ पर इफ्तिताह के पत्थर को नस्ब किया जाता है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है और जो उसूल मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से चल रहा है उसको जारी रखिए। मैं ये देख रहा हूँ कि अराकीन बल्दिया अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं। यकीनन वो बहुत अक्लमंद है, मेरी अक्ल उनसे थोड़ी कम नज़र आती है आजकल उनको। वो सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो डाल के बता रहे हैं कि सदर मोहतरम हमने ये तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया। याद रखिए, अगर मैं रुकने पार्लिमान बना हूँ तो अल्लाह के फजलो करम से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन और सदुर मोतमदीन और मुहिबान की मेहनत की वजह से बना हूँ। अगर आप भी रुकने बल्दिया और रुकने असम्बली बने हैं तो सदुर मोतमदीन की मेहनत की वजह से बने। कोई फ़र्द मजलिस से बड़ा नहीं हो सकता, ना मैं बड़ा होने दूंगा इंशाअल्लाह।